सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। टॉपिक अपना रहेगा वहन, परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। 10th क्लास की दृष्टि से ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि मेन एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो आपको ध्यान से समझना है कि वहन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है। देखो, पुरानी जो आरबीसी की जो एग्जाम की जो किताबें चलती थी, बोर्ड की जो किताब थी, उसमें हम पढ़ते थे सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, और एनसीईआरटी उसको क्या कहती है, वहन कहती है। देखो, हमें समझना परिसंचरण क्या है। तो देखो, परिसंचरण को हम यदि दो शब्दों में तोड़ें, एक बन जाता है अपने पास में परि और दूसरा शब्द बन जाता है संचरण। स्टूडेंट ध्यान देना, इस परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर। यदि आप इसके अर्थ को तोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो डेफिनेटली इसको आप विस्तार से समझ पाएंगे कि वास्तव में परिसंचरण क्या होता है। तो देखो, इस परि शब्द का अर्थ क्या होता है, चारों ओर, और संचरण का अर्थ होता है घूमना। संचरण का अर्थ क्या होता है, घूमना। तो निकल करके क्या आया, चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, परिसंचरण। अब बात यह आती है कि चारों ओर किसका घूमना। तो आपको ध्यान रखना है कि शरीर में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में, या फिर हम कह सकते हैं शरीर में पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में घूमना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। इसको ही क्या कहा जाता है, वहन कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, या क्या बोल देंगे हम, जिसको सर्कुलेशन बोल देंगे। यानी प्रत्येक जीव के शरीर के अंदर पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लगातार घूमना क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं मानव की। मानव में परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मानव में परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वह दो भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है, दो भागों से। देखो, बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अपना पहला जो पार्ट इसका आता है उसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, और दूसरा इसके अंदर एक विशेष प्रकार का भाग जिसको हम बोलते हैं लसिका तंत्र शामिल किया जाता है। तो पहला भाग आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, क्या है, रक्त परिसंचरण, और दूसरा कौन सा हो गया, लसिका तंत्र। देखो, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें भी कई भाग मिलकर के इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर पाया जाता है रक्त, और इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है हृदय, और अगला होगा रक्त वाहिनियां या वाहिकाएं। ये तीनों मिलकर के किसको कंप्लीट करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। इसी प्रकार से लस्सी का जो वाला भाग है इसके अंदर पाया जाएगा लस्सी का, इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती हैं लस्सी का वाहिनियां, क्या पाई जाती हैं, लस्सी का वाहिनियां, और थोड़ा आगे बढ़ूं तो इसके अंदर पाई जाती है लस्सी का गांठी। ये भाग मिलकर के किसको बना देते हैं, लस्सी का तंत्र को। रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां मिलकर के किसको बना देते हैं, रक्त परिसंचरण को बनाते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र और लस्सी का तंत्र मिलकर के मानव में कौन से तंत्र को कंप्लीट करते हैं, परिसंचरण तंत्र को कंप्लीट करते हैं। तो बिल्कुल एक बार आपको देखना, अच्छे से समझना है इसको कि वहन या परिसंचरण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है। मैंने इस शब्द को दो भागों में बांटा, परि प्लस संचरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, संचरण का मतलब घूमना, यानी शरीर में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में, या फिर एक कोशिका में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में घूमना ही वास्तव में क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। टॉपिक रहेगा मानव में परिसंचरण तंत्र। तो मानव में परिसंचरण तंत्र दो भागों से मिलकर के बना होता है। एक होता है रक्त परिसंचरण, दूसरा देखो रक्त परिसंचरण, और दूसरा होता है लसिका। ये जो रक्त परिसंचरण है इसका निर्माण रक्त से, हृदय से, रक्त वाहिनियों से होता है, और इसके अंदर कौन हो जाएगा, लसिका, लसिका वाहिनियां, लसिका गांठी, ये मिलकर के लसिका तंत्र को बनाती है। अब देखो, ये जो परिसंचरण की यदि हम बात करें, यदि मनुष्य के अलावा और जीवों की यदि हम बात करें रक्त परिसंचरण की, तो ये जो रक्त परिसंचरण है ये दो प्रकार का होता है। एक खुला रक्त परिसंचरण होता है, एक बंद। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। परिसंचरण की यदि बात करें तो देखो, पहला है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी खुला परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, ध्यान से देखना, इस बात को समझना। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ऐसा परिसंचरण जिसमें पदार्थ देह गुहा के संपर्क में पड़े रहते हैं, यानी जिसको परिवहित होने के लिए किसी धमनी, शिरा या किसी बंद नलिका की आवश्यकता नहीं होती, वह परिसंचरण क्या कहलाता है, खुला परिसंचरण कहलाता है। यदि मैं आपको बताऊं, सीपी है, घोंगा है, ये कुछ प्राणी लिख रहा हूं मैं, मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं, जैसे मैंने लिखा सीपी है, घोंगा है, तिलचट्टा है, इनके अंदर जो पदार्थ होता है वो सीधा का सीधा देह गुहा के संपर्क में पड़ा रहता है, और देह गुहा के संपर्क में पड़ा रहने के कारण से उस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहा जाता है, खुला रक्त परिसंचरण या खुला परिसंचरण कहा जाता है। इसका दूसरा पॉइंट आता है बंद परिसंचरण। दूसरा कौन सा आ जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र। इसको समझना, देखो
बंद परिसंचरण का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के परिसंचरण में पदार्थ बंद नलिकाओं में घूमते हुए या बंद नलिकाओं के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसका बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं मनुष्य, और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं खरगोश, तीसरे की यदि हम बात कर दे आर्थ्रोपोडा का, सॉरी केंचुआ, क्या आ जाएगा अपने पास में, केंचुआ। ये तीन आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना है कि बंद सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो परिसंचरण होता है दो प्रकार का, खुला परिसंचरण और एक होता है बंद। यानी खुले में क्या होता है, तरल पदार्थ सीधा ही देह गुहा के संपर्क में पड़ा रहता है, ऊतकों के साथ में रहता है, बहुत ही कम मात्रा में, आंशिक मात्रा यदि मैं बोलूं, न के बराबर यदि मात्रा बोलूं, तो हो सकता है कि वो बंद नलिकाओं में प्रवाहित हो रहा होगा, लेकिन कंप्लीटली यदि ऐसा कह दिया जाए कि इनका जो तरल पदार्थ होता है सीधा ही देह गुहा में पड़ा रहता है, जिसको क्या कहा जाता है, खुला परिसंचरण कहा जाता है। मोलस्का संघ के प्राणी सिप्पी घोंघा इनमें पाया जाता है। बंद परिसंचरण में क्या होगा, पदार्थ जो होते हैं शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में बंद नलिकाओं के माध्यम से पहुंचते हैं, जिसको बंद परिसंचरण कहा जाता है। अब देखो रक्त परिसंचरण में मनुष्य में यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त की, कि रक्त क्या है और किस प्रकार से ये बना होता है। तो ध्यान देना, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। पहले तो देखो आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा जा सकता है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। स्टूडेंट बहुत ही फेमस है ये, यहां से बन सकता है ऑब्जेक्टिव एक नंबर का क्वेश्चन कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। तो आपको ध्यान रखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक ही होता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसकी पीएच का मान का यदि बात करूं तो इसकी पीएच का मान 7.3 से लेकर के 7.5 होता है। यदि एक निश्चित प्रास में यदि हम बात कर ले तो आप सीधा डेफिनेटली लिख सकते हैं कि रक्त की पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो देखो अब इसके टेस्ट की यदि बात करें तो आपको दिख रहा होगा पीएच के हिसाब से आप बता सकते हैं। देखो इसकी पीएच का मान 7 से ऊपर है, इसका मतलब ये क्षारीय तो है, लेकिन कैसा क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। तो देखो क्या होता है, रक्त की पीएच का मान 7.4 और ये हल्का क्षारीय तरल होता है। अब काम की बात देखो, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है। यदि एक वयस्क है और वो कैसा है, हेल्दी है यानी स्वस्थ है, तो उसके शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी मोस्ट, कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर रुधिर कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर उसके अंदर रुधिर पाया जाता है। ये कहानी किसके बारे में हुई, रक्त के बारे में। एक बार दोबारा समझ लो, रक्त कैसा ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक, इसकी पीएच का मान कितना होता है, 7.3 से 7.5, या फिर आप क्या कह सकते हो 7.4 होता है। इसका टेस्ट की बात करें या इसकी प्रकृति की बात करें, तो इसकी प्रकृति की बात करें तो ये कैसा होता है, हल्का क्षारीय होता है। और एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के अंदर रुधिर की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर मानी जाती है। अब देखो बात करते हैं, ये जो रक्त है यह भी दो भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर के बना होता है, दो भागों से। अब इसका हम एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। पहला भाग आता है इसका प्लाज्मा वाला भाग, कौन सा भाग आ जाएगा इसका, प्लाज्मा वाला भाग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और दूसरा आ जाएगा रक्त कोशिकाओं वाला या रक्त कणिकाओं वाला, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लड सेल्स यानी कार्पल्स जिसको भी कहा जाता है, यानी इसको हम बीसी के नाम से जानते हैं। रक्त कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। सबसे पहले देखो, ये जो प्लाज्मा वाला भाग होता है ये कुल रुधिर का 55% भाग बनाता है। अब पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, इसके अंदर क्या कहानी होती है। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 55% बनाने का काम करता है। स्टूडेंट इसके अंदर 90% तो मात्रा जो पाई जाती है वो तो किसकी पाई जाती है, जल की, याद रह जाएगा। कुछ एनसीईआरटी के अनुसार चले या कुछ किताबों के अनुसार यहाँ पर 92% जल लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। 90%, 92 दोनों सही है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और इसके अंदर देखो यहाँ पर 90 आ गया, तो यहाँ पर 10% इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। बहुत फेमस है ये, इसके अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। इसके हिसाब से चलोगे तो वो कितना परसेंट हो जाएंगे, 8%। अब देखो आपको बात समझना है, ये जो प्लाज्मा होती है इस प्लाज्मा के कारण रक्त की एक विशेष प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसको हम देखो विस्कासी कहते हैं। विस्कासी का मतलब क्या होता है कि प्लाज्मा के कारण से ही रक्त में बहने का गुण पाया जाता है। वेरी नाइस लाइन है ये, ध्यान से समझना। यानी रक्त कैसा होता है, विस्कासी, और वो किसके कारण से होता है, प्लाज्मा के कारण से। यानी प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जिसके कारण से रक्त जो होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहित होता है, या फिर वो क्या करता है, वहन करता है, या फिर वो क्या करता है, परिसंचरण करता है। तो आपको याद रह जाएगा। अब देखो ये कहानी हमने लिखी है कि 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक इसके अंदर पाए जाते हैं।
तो बिल्कुल ध्यान देना है, ये जो 90% जल हुआ, इसके बाद में इसमें देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, सोडियम इसके अंदर पाए जाते हैं, कैल्शियम आयन इसके अंदर पाए जाते हैं, पोटेशियम आयन इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार के इसके अंदर कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक की यदि मैं बात करूं तो रुधिर के अंदर जैसे हम बात करें किसकी, ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करते हैं, इसके अंदर अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। ये टेंथ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रूप आ जाएगा, इसलिए थोड़ा ही चलते हैं। इसके अंदर एल्बुमिन आता है, इसके अंदर एमिनो एसिड्स आते हैं। ये सारे के सारे भाग मिलकर के किसको कंप्लीट कर देते हैं, इस 10% को कंप्लीट करते हैं। अब देखो बात करते हैं रक्त कोशिकाओं के रूप में या रक्त कणिकाओं के रूप में 3 प्रकार की कणिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा अपने पास में रहेगा प्लेटलेट्स पाई जाती है। ये 3 कणिकाएं रुधिर के अंदर पाई जाती है। ये सारे के सारे भाग मिलकर के किसको कंप्लीट कर देते हैं, रक्त को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसको क्या बोल देंगे हम, रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये, इसको हम और क्या कह सकते हैं, देखो इसको हिंदी में यदि मैं लिखूं तो इसको लाल रुधिर कणिकाणु कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लाल रुधिर कणिकाणु, या इसको देखो हम क्या कह सकते हैं, रक्ताणु के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल याद रह जाएगा। ये जो आरबीसी जो होती है, इसका पहला ही पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो 10th क्लास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आपको याद रखना है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। बहुत फेमस लाइन है ये कि आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। तो आपको याद रखना है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और हम चर्चा करते हैं आरबीसी के बारे में क्या चीजें होती है। देखो मैं यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ आरबीसी के बारे में। देखो इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। या फिर देखो हम क्या बात करें, यदि कोई शिशु जो है वो नवजात शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो उसके अंदर जो आरबीसी होता है उसका निर्माण यदि हम बात करें, थाइमस है, प्लीहा है, इनके अंदर यकृत कोशिका है, उनमें भी आरबीसी का निर्माण होता है। अब 120 दिन के बाद में आरबीसी मृत हो जाती है। तो मृत आरबीसी का भक्षण किसके अंदर होता है, प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को मृत आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मृत आरबीसी का कब्र कहते हैं, कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट ध्यान देना, एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर ध्यान से यानी 47 से लेकर के 52 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं। वेरी फेमस लाइन है, यानी 47 से 52 लाख प्रति घन मिमी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, और वो भी कौन सी, आरबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं। ये जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आपको याद रखना आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये इसका अपवाद माना जाता है। जितने भी स्तनधारी प्राणी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और यदि बात करें, ये जो आरबीसी होती है इसका आकार तस्त्रीनुमा होता है। इसका आकार कैसा होता है, तस्त्रीनुमा, या आप कह सकते हैं इसका आकार जो होता है वृक्कनुमा होता है, यानी किडनी की शब्द होता है। दूसरी बात थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, इस आरबीसी की जो दोनों सतह होती है वो अवतल होती है। आरबीसी की दोनों सतह कैसी होती है, अवतल होती है। सबसे फेमस बात है कि आरबीसी के अंदर एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन वर्णक के नाम से जानते हैं। 10th क्लास के अनुसार यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि आरबीसी में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम बताइए। तो आपको याद रखना कि वह श्वसन वर्णक क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसका सबसे पहला काम तो ये हो गया कि ये क्या काम करता है, रुधिर को लाल रक्त प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है। यानी रुधिर को कैसा रंग प्रदान करेगा, लाल रंग प्रदान करने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, शरीर में O2 व CO2 का परिवहन करता है। O2 व CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। आपको ध्यान रखना, बड़ा ही फेमस है कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या काम करता है, O2 व CO2 का परिवहन करने का काम करता है। अब देखो आप रक्त के माध्यम से आवश्यक व अनावश्यक पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग में घूम रहे हैं, इसी को तो क्या कहा जाता है, परिसंचरण या वहन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, O2 व CO2 का परिवहन करने का काम करता है। यदि आपने ध्यान से पिछला टॉपिक पढ़ा हो तो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि वायुमंडल की वायु को हम किस में भर लेते हैं, फेफड़ों में भर लेते हैं। और देखो मैं इसको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फेफड़ों के अंदर घुंडीनुमा जो संरचनाएं पाई जाती है जिनको वायुकुपिका कहते हैं।
वायु कुपिका के ऊपर रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है, रुधिर वाहिनियों का जाल पाया जाता है। बड़े ध्यान से देखना, इस वायु कुपिका के अंदर हमने वायुमंडल से कौन सी गैस को स्टोर कर लिया, ऑक्सीजन गैस को। ये ऑक्सीजन गैस क्या काम करती है, जैसे रुधिर कोशिकाओं के पास में पहुंचती है तो यहाँ पर इसके अंदर मिल जाता है इसको हीमोग्लोबिन वर्णक। जैसे ये ऑक्सीजन गैस हीमोग्लोबिन वर्णक के साथ में जुड़ती है तो HbO2 बना लेती है, अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ में ये ऑक्सीजन कहां पर पहुंच जाती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में। कोशिका में यदि पहुंच जाएगी तो वहां पर एक उपापचयी प्रक्रिया होगी, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, भोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होता है, O2 की प्रेजेंस में। जब कोशिका में भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, शोषण। यदि शोषण की प्रक्रिया होती है तो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि उसके अंदर किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसके साथ में कनेक्ट हो जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ में। और इस बार ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जगह क्या बना लेगी, अनोक्सी हीमोग्लोबिन। अनोक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा ये CO2 को कहां तक लाने का काम करती है, इस फेफड़े तक, वायु कुपिका तक। वायु कुपिका में कौन सी प्रक्रिया हुई थी, निःशोषण की प्रक्रिया, और CO2 गैस को कहां पर मुक्त कर दिया था, वायुमंडल में मुक्त कर दिया। ये पूरी की पूरी जो कहानी मैंने लिखी है ये किसके बारे में, आरबीसी। अकॉर्डिंग टू 10th सिलेबस के हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना आरबीसी के बारे में। बहुत ही ज्यादा कंटेंट आपके सामने रखा गया है, आपके सिलेबस के हिसाब से आप इतना रखेंगे आपके लिए पर्याप्त होगा। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी जो होती है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर वाहिट हो जाएगा, और यानी सफेद रुधिर कणिका। मैं इसको लिख देता हूं वाहिट ब्लड सेल लिख देते हैं इसको, ये ब्लड कार्पल्स या इसको सेल भी कह सकते हैं, हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे उसको रक्ताणु कहा था वैसे इसको हम क्या बोल देंगे, श्वेताणु। सिंपल सी बात है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंगित होता है। अब काम की बात देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसका महत्वपूर्ण काम होता है रोगाणु का भक्षण करना। आपको बस इतना सा याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, ये इसका काम होता है रोगाणु का भक्षण करना। ये डब्ल्यूबीसी देखो, बात करते हैं, ये आपके पास में कोई हमने रुधिर वाहिनी बनाई, ध्यान नहीं कौन सी है, धमनी है, सिरा, पता नहीं, ध्यान देना। इसमें रुधिर का जो प्रवाह होता है वो जैसे इस डायग्राम के माध्यम से ये एरो बता रहे हैं कि रुधिर का प्रवाह है इस दिशा से इस दिशा की ओर हो रहा है। मैं इसको पॉइंट नोट आउट कर देता हूं, जैसे ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा। इस नलिका के अंदर रुधिर ए से बी की ओर जा रहा है। आपको ध्यान रखना है ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, ये इस प्रवाह के विपरीत दिशा में गमन करती है। ध्यान देना, बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि डब्ल्यूबीसी वास्तव में काम क्या करती है। तो देखा क्या करते हैं, जब रुधिर नलिकाओं में रुधिर का प्रवाह होता है, उस रुधिर प्रवाह के विपरीत दिशा में ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये अमीबीय गति करती है। कौन सी गति करती है, अमीबोइड मोशन करती है, अमीबीय गति करती है और लुढ़कती हुई गति करेगी। इस रुधिर के साथ में जितने भी कोई रोगाणु आ गया, कोई रोगाणु है, कोई जीवाणु, कोई भी पदार्थ आ गया, उसका भक्षण करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट है कि रुधिर प्रवाह के विपरीत दिशा में अमीबोइड मोशन करती हुई चलती है, रास्ते में मिलने वाले सारे रोगाणुओं का भक्षण करने का काम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसकी यदि हम बात करें, 8 से लेकर के 10,000 प्रति घन में इसकी मात्रा होती है। सिंपल से इसका निर्माण भी किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बड़ी क्लासों में तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार भी हैं, जैसे कणिकाणु, अकणिकाणु, जिसमें हम बात करते हैं बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिका। लेकिन 10th के हिसाब से आपको इस प्रकार से चलना है। तीसरी जो रुधिर कणिका उसका नाम है प्लेटलेट, और प्लेटलेट जो होती है उसको हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, बिंबाणु। ये जो प्लेटलेट जो होती है ये क्या काम करती है, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। बस ये याद रखना आपका, यानी रुधिर में किसी, देखो बॉडी में किसी भी अंग पर चोट लग जाए, फुंसी फोड़े हो जाए, यदि रुधिर बहना शुरू हो जाता है तो उसको रोकने का काम जो होता है वो किसका होता है, प्लेटलेट का होता है। एक समस्त मनुष्य के अंदर 2.5 से लेकर के 3 लाख प्रति घन में इसकी संख्या पाई जाती है। आरबीसी के समान इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, और डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता, अनियमित आकार की रक्त कणिका होती है। तो देखो आरबीसी का काम होता है O2 व CO2 का परिवहन करना। इसके बाद में देखो डब्ल्यूबीसी का काम होता है रोगाणु का भक्षण करना। प्लेटलेट का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। अब एक आपसे क्वेश्चन है, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा, तो आपको याद रखना है आरबीसी की मात्रा कम हो जाए पूछ ले,
या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम मुझे पूछ ले तो आपको याद रखना है कि यदि आरबीसी की मात्रा कम होती है तो व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का रोग हो जाता है जिसको हम एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? एनीमिया। जिसको रुधिर या फिर इसको सीधा ही बोलूं तो मैं क्या कह सकते हो आप? रक्ताल्पता कह सकते हो। रक्ताल्पता। रक्ताल्पता का मतलब रक्त अलपता। अलपता का मतलब कम होना। किसका कम होना? रक्त का कम होना। एनीमिया डिजीज हो जाता है। ऐसा होने से क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन का परिवहन का जो लेवल होता है वो गिर जाएगा। लेवल गिर जाएगा तो जो शरीर में ऊर्जा का जो प्रोटेक्शन होता है या प्रोडक्शन होता है दोनों ही क्या कम हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ऊर्जा की कमी होने के कारण से शरीर में क्या आ जाती है? सुस्ती आ जाती है। एनर्जी कम होने के कारण से थकावट जल्दी आ जाती है। व्यक्ति समय से पहले ही थक जाता है। ऐसा किसके कारण से होता है? एनीमिया के कारण से होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मानव में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पॉइंट तो अपने पास में आ गया, रक्त। अब दूसरा है हृदय। बहुत ही शानदार तरीके से इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। हृदय क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। पहले तो देखो इसकी बात करते हैं, मानव हट की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। बड़े ध्यान से समझना। प्रत्येक जीव की दो सतह होती है। पीठ वाली सतह को पृष्ठ सतह बोलते हैं और सामने वाली सतह जो होती है छाती वाली उसको क्या बोलते हैं? अधर सतह। हृदय वास्तव में कहां पाया जाता है इसकी परिभाषा की यदि बात करें तो मनुष्य की अधर सतह पर ये जो पिंजरा बना हुआ है पसलियों का ढांचा जो बना उसको वक्षीय पिंजरा कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? मनुष्य की अधर सतह पर वक्षीय पिंजरे में बाईं और दोनों फेफड़ों के बीच में मुट्ठी नुमा गुलाबी रंग की संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। इसकी आकृति को या तो आप शंख नुमा मान सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि मानव का जो हृदय होता है वो मुट्ठी नुमा होता है। ऐसा होता है, मुट्ठी नुमा होता है। और ये कहां पर पाया जाता है? अधर सतह पर या नीचे वाली सतह पर पाया जाएगा। और कहां पर पाया जाएगा? दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। आपको ये याद रखना है। इसके रंग की यदि बात करूं तो मानव का हृदय गुलाबी रंग की संरचना है। कैसी संरचना है? गुलाबी रंग की संरचना है। और इसका वजन जो है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। इतना सा आपको हृदय के बारे में याद रखना है। शंखनुमा होता है, मुट्ठी नुमा होता है, गुलाबी रंग की संरचना, 300 ग्राम की संरचना होती है, मांसल संरचना होती है, अधर सतह पर दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि मानव का हृदय है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। फिर इसकी क्रियाविधि की बात करेंगे। देखो मनुष्य के हृदय के अंदर 4 चेंबर या 4 कक्ष या कोष्ठ पाए जाते हैं। आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है ताकि आप आसानी से बना सकें और बिल्कुल ही सरल भाषा में इसको समझ सकें। इस प्रकार से आपको इसका निरूपण करना है। ये आपके सामने इस प्रकार से दिखना है। मानव का जो हृदय होता है वो 2 आवरण से घिरा रहता है जिसको हृदयावरण के नाम से जानते हैं। तो आपको काम ये करना है कि आपको इस प्रकार से 2 आवरण बना लेने। ये देखो डायग्राम, एक सिंपल सा डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है। ऐसा काम आपको करना है। देखो ये जो ऊपर वाले दोनों चेंबर हैं, कक्ष हैं, इनको आलिंद कहते हैं। ये जो आलिंद है इसको तो हम बोल देंगे बायां आलिंद। क्या बोल देंगे? बायां आलिंद। सिंपल से समझना। देखो इसको हम बोल देंगे दायां आलिंद। बिल्कुल ये आपके सामने दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, इसको हम बोल देंगे दायां आलिंद। ये जो दिख रहा है इसको हम बोल देंगे बायां नीले। और आपके सामने ये जो चेंबर है इसको हम क्या बोल देंगे? दायां नीले। इस प्रकार से मानव के हृदय के अंदर 4 कक्ष या 4 प्रकोष्ठ कोष्ठ पाए जाते हैं। ऊपर वाले दोनों कक्ष क्या कहलाते हैं? आलिंद कहलाते हैं। नीचे वाले दोनों कक्ष क्या कहलाते हैं? नीले कहलाते हैं। देखो आलिंद जिस पट या दीवार के द्वारा अलग होता है उसे हम अंतरा आलिंद पट कहते हैं। ध्यान से देखना, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतरा आलिंद पट कहते हैं। और नीले जिस पट के द्वारा अलग होता है उसे हम बोल देंगे अंतरा नीले पट। बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना, गौर से देखना, समझना। वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो ये दीवार आलिंदों को अलग करती है, ये दीवार नीलों को अलग करती है। ये जो दीवार आपके सामने दिख रही है ये आलिंदों को किससे अलग करने का काम करती है? नीलियों से अलग करने का काम करती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? अंतरा आलिंद आलिंद नीले पट जिसको कहा जाता है। बिल्कुल समझ में आया होगा। ये जो बायां भाग है, देखो ध्यान रखना, ये हृदय का बायां भाग है और ये हृदय का दायां भाग है। इस बाएं भाग के अंदर 2 कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं जिन्हें हम द्विवल्नी कपाट बोलते हैं। कौन से कपाट बोलते हैं? द्विवल्नी कपाट। इनका काम क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे। और ये जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं त्रिवल्नी कपाट।
आपको ये ध्यान रखना है। इतना सा काम हो गया। अब ये जो आवरण है इसको हम बोल देंगे हृदयावरण। क्या बोल देंगे? हृदयावरण, या जिसको पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। इन आवरणों के बीच में ये जो गुहा पाई जाती है इसको हृदयावनी गुहा कहते हैं। इसके अंदर हृदयावनी द्रव्य भरा रहता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, हृदयावनी द्रव्य पाया जाता है। ये हृदय का एक सिंपल सा डायग्राम हुआ। इसके माध्यम से हम इसकी पूरी की पूरी कहानी को समझेंगे। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? मानव का हृदय एक पेशीय अंग है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, यहीं से शुरू कर देंगे। मानव का हृदय एक पेशीय अंग है। इसमें बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना पर बात करते हैं। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मानव का हृदय एक पेशीय संरचना जो मुट्ठीनुमा या शंखनुमा होता है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपर वाले 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, नीचे वाले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। आलिंदों को पृथक करने वाला पट जो होता है उसको अंतरा आलिंद पट कहते हैं। नीलों को पृथक करने वाला पट अंतरा नीले पट कहलाता है। आलिंदों तथा नीलों को पृथक करने वाला पट अंतरा आलिंद नीले पट के नाम से जाना जाता है। हृदय दोहरे आवरण से घिरा रहता है जिसे हृदयावरण के नाम से जानते हैं। हृदयावरण के बीच में गुहा जिसे हृदयावनी गुहा, जिसके अंदर हृदयावनी द्रव्य पाया जाता है। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवल्ली कपाट तथा दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवल्ली कपाट पाया जाता है। ये तो हो गई मानव के हृदय की संरचना। इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाना, डेफिनेटली आप पूरे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। बहुत कम समय लगेगा और आसानी से इस प्रकार का निरूपण आप कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, यदि इसकी क्रिया विधि की बात करें कि मानव के हृदय की क्रिया विधि किस प्रकार से होती है, तो आपको याद रखना मानव का जो हृदय होता है वो पंप की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? पंप की भांति। पंप की भांति काम करेगा। तो कैसे करेगा कि पहले आपको लिखना है कि क्रिया विधि में मानव का हृदय एक पंप की भांति काम करता है। दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, एक साथ फैलते हैं। दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं, एक साथ फैलते हैं। किस प्रकार से सर्कुलेशन बनता है उसकी बात करते हैं। देखो हम जानते हैं कि मनुष्य के अंदर एक फिल्टर मशीन पाई जाती है जिसको लंग्स या फेफड़े कहते हैं। फेफड़ों के अंदर क्या होता है, यानी वायु का शुद्धिकरण होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ ही रहे थे। यहां से एक नलिकाकार संरचना निकलती है, ध्यान देना, जिसको हम बोलेंगे फुफ्फुस सीरा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फुफ्फुस महासीरा, फुफ्फुस सीरा बोलेंगे जिसको। याद रखना क्या बोलेंगे? फुफ्फुस सीरा बोलेंगे। ये फुफ्फुस सीरा क्या काम करती है, यानी फेफड़ों से रुधिर लाती है। और कैसा रुधिर लाती है? O2 युक्त रुधिर लाती है। ध्यान देना भाई स्टूडेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसको हम ऑक्सी रुधिर के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। ऑक्सीजन वाला इसका मतलब आपको पता ही है कि यदि ऐसा रुधिर जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो वो कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है, यानी शुद्ध रुधिर होता है। आगे हम पढ़ेंगे धमनी और शिरा। धमनी का काम होता है शुद्ध रुधिर का परिवहन करना और शिरा का काम होता है अशुद्ध रुधिर का परिवहन करना। लेकिन एक एक अपवाद है, यानी फुफ्फुस से निकलने वाली जो शिरा होती है वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। याद रह जाएगा, शिरा का काम होता है अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस शिरा का काम होता है शुद्ध रुधिर का परिवहन करना। अब देखो क्या होता है कि जैसे इस दाएं बाएं आलिंद के अंदर रुधिर आता है, उसी समय इधर से शरीर के भागों से क्या हो जाएगा? दाएं आलिंद के अंदर भी रुधिर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो दोनों आलिंद जो होते हैं, अब इसके अंदर रक्त दाब बढ़ेगा। रक्त दाब बढ़ेगा तो ये द्विवल्ली कपाट खुल जाएगा। और द्विवल्ली कपाट देखो इस प्रकार से खुलेगा। देखो आपको पता है कि रुधिर इस प्रकार से आया, इस प्रकार से इसके अंदर भरा गया तो रक्त दाब बढ़ने के कारण से ये द्विवल्ली कपाट ऐसे खुल जाता है। इस प्रकार से खुलेगा तो ये खुलते ही रक्त किसके अंदर आ जाएगा? नीलों के अंदर इस प्रकार से भरा जाएगा। पहले इस दीवार से टकराएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा। इस प्रकार से बढ़ेगा तो ये रक्त किसके ऊपर धक्का लगाएगा? इस द्विवल्ली कपाट पर। और ये द्विवल्ली कपाट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। द्विवल्ली कपाट बंद हो गया तो अब रुधिर वापस किस में नहीं जा सकता? नीलों में। भाई वास्तव में आपको ध्यान रखना है, ये द्विवल्ली और त्रिवल्ली कपाट का काम यही होता है कि जो रुधिर किसके अंदर आ गया? नीलों के अंदर आ गया, उसको किस में नहीं जाने दिया जाएगा? आलिंद में नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार से कपाट बंद हो गया। अब ये कपाट बंद हो गया तो रुधिर वापस किस में नहीं आ रहा? आलिंद में। आलिंद में नहीं आ रहा तो ये किस पर धक्का लगाएगा? अब यहां वाले कपाट पर लगाएगा। और स्टूडेंट इस कपाट को कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। क्या कहा जाता है? अर्धचंद्राकार कपाट। और इस अर्धचंद्राकार कपाट से एक बड़ी नलिका निकलती है जिसको कहा जाता है महाधमनी। क्या कहा जाता है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसको महाधमनी या एरोटा के नाम से जानते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। और ये धमनी जो है शरीर की प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक भाग तक फैली रहती है, वहां तक रुधिर को ले जाने का काम करती है। जैसे देखो हम बात करते हैं
ये क्या काम करती है, शुद्ध रुधिर को किसी ऊतक में इस प्रकार से यहाँ लेकर के आती है। ये कोई ऊतक है, ठीक है, इस टिश्यू के अंदर, ऊतक के अंदर ये पहुंच गई। हम जानते हैं कोशिका में, ऊतक में पहले से कौन है, भोजन है। इस रुधिर के साथ में ये शुद्ध रुधिर, इसका मतलब कौन सी गैस आई, ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस क्या काम करेगी, इस भोजन पर अटैक करेगी। जैसे इसको तोड़ेगी तो जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस का क्या बनेगा, ऊर्जा। यही तो घटना क्या कहलाती है, श्वसन। अब देखो आप गौर करो, यहाँ पर कौन सी गैस बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला रुधिर आगे निकलेगा। अब देखो यहाँ पर कौन सी गैस आ गई, CO2। इसका मतलब अब जो रुधिर आपके सामने दिख रहा है, इस रुधिर को हम कैसा रुधिर बोल देंगे, अशुद्ध रुधिर। अब ये क्या काम करेगा, यहां से चलेगा, आगे बढ़ेगा इस नलिका के माध्यम से। और देखो किस प्रकार से मैं ये वाला भाग मिटा रहा हूं यहां से, ताकि आपको समझ में आए। ये रुधिर इस प्रकार से इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आएगा, ये दाएं आलिंद के अंदर आ जाएगा। बड़े ही गौर से देखना इस डायग्राम के माध्यम से, एकदम सिंपल सा टॉपिक है और समझ में आ ही जाएगा किस प्रकार से मनुष्य के अंदर हृदय काम करता है, रुधिर का परिवहन करता है। आ गया इसके अंदर। अब देखो ये यहां से ऊतक से ये जो रुधिर लाया गया है, इसको कहा जाता है महाशिरा। क्या कहा जाता है, महाशिरा। और महाशिरा का काम होता है अशुद्ध रुधिर का परिवहन करना। यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अब देखो हम बात करते हैं, इस प्रकार से रुधिर इसके अंदर आ गया। अब रुधिर आएगा तो इसके अंदर भी रक्त दाब बढ़ेगा। जिस प्रकार से इसके अंदर रक्त दाब बढ़ा था, रक्त दाब बढ़ेगा तो त्रिवलनी कपाट खुल जाएंगे। और त्रिवलनी कपाट उसी प्रकार से खुलेंगे जिस प्रकार से द्विवलनी कपाट खुले थे। देखो ये खुल गया तो ये रक्त इस प्रकार से आया, पहले इस दीवार से टकराएगा, टकराने के बाद में क्या करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो देखो इस त्रिवलनी कपाट के ऊपर धक्का लगाएगा और ये जो आपका त्रिवलनी कपाट आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही बंद होगा तो अब जो धक्का लगने वाला वो इस दीवार के ऊपर लगेगा। तो ये भी क्या होता है, अर्धचंद्राकार कपाट होता है, ये खुल जाता है। ये अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है तो रक्त देखो किसके अंदर चला जाएगा, फिर यहां से होता हुआ एक नलिका के द्वारा किस में पहुंच जाएगा, फेफड़ों में पहुंच जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, इस नलिका के अंदर भी किस प्रकार का रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। अशुद्ध रुधिर किसके अंदर जाएगा, फेफड़ों में। और हम जानते हैं फेफड़े क्या होते हैं, एक प्रकार की फिल्टर मशीन, और वहां पर क्या हो जाता है, रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। अब स्टूडेंट ये जो नलिका है, इसकी यदि हम बात करें, ये क्या कर रही है, रुधिर को किससे ला रही है, बाएं दाएं नीले से, ध्यान देना, दाएं नीले से लाकर के फेफड़ों में छोड़ रही है। इसको कहा जाता है फुफ्फुस धमनी। इसको क्या कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ये हुआ मनुष्य के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो रक्त को हृदय से कितने बार होकर के गुजरना पड़ा, पहले बाएं भाग से होकर के गुजरना पड़ा, फिर ऊतकों में चला गया, ऊतकों से वापस हृदय के दाएं भाग में रक्त आया, फिर किस में चला गया, फेफड़ों में चला गया। इस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण कहलाता है। यदि परिभाषा यूं पूछ लिया जाए कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाइए, तो आपको इस प्रकार से समझाना है कि ऐसा परिसंचरण जिसमें रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़े, उसको दोहरा रक्त परिसंचरण या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, इस प्रकार से हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का निरूपण कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। बाएं भाग में ध्यान देना, बाएं भाग में, किसके बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है और दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, एक साथ अनुशीतलित होते हैं या फैलते हैं, और दोनों नीले एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ फैलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जिस समय फेफड़ों से शुद्ध रुधिर किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है, ठीक उसी समय शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर किसके अंदर आ जाता है, दाएं आलिंद के अंदर आ जाता है। दोनों के साथ में एक साथ संकुचन होगा। जैसे ही पिचक जाएंगे तो रुधिर किसके अंदर आ जाएगा, नीलों में, और नीलों के अंदर आ जाएगा तो फिर इसको फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, अपने विरामावस्था में आ जाएंगे। इसी प्रकार से नीले एक साथ संकुचित होंगे तो इधर से रक्त किस में चला जाएगा, ऊतकों में, और इधर से रक्त किस में चला जाएगा, फिर फेफड़ों के अंदर चला जाएगा। लगातार लब डब की ध्वनि उत्पन्न करते हुए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता रहता है मनुष्य के अंदर। ये रहा कि मनुष्य के हृदय की संरचना और मनुष्य के हृदय की क्रियाविधि। बिल्कुल समझ में आया होगा। इस प्रकार से बेहतरीन ऑनलाइन क्लासों के साथ में नए नए टॉपिक आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। लगातार जुड़िए और इसमें विस्तार से जानने के लिए आप प्रयास कीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो हमने कहानी पढ़ी है, इसके अंदर पहला आपके पास में रक्त आया, दूसरा आपके पास में क्या आ गया, हृदय आ गया, तीसरा होता है रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिकाएं क्या प्रकार की।
देखो हम सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आपके सामने रहेगा धमनी, एक आपके सामने रहेगा सिरा, और एक हम जिसको बोल देंगे रक्त केशिकाएं। कोशिका नहीं बोलना आपको, रक्त केशिकाएं, या आप कह सकते हैं रुधिर केशिकाएं, जिनको आप ब्लड कैपिलरीज के नाम से जानेंगे। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं धमनी की। धमनी क्या होती है? ऐसी नलिकाकार संरचना, इसके बारे में कैसे लिखोगे, इसके हम पॉइंट ही बना लेते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में। ये जो नलिकाकार संरचना जो होती है, ये शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। पहला पॉइंट तो आपको ये लिख देना, ये शुद्ध रुधिर का, लिख देता हूं मैं, शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। और इसके बारे में लिखेंगे ये अशुद्ध रुधिर का, अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। बोलो पहला डिफरेंस याद हो गया, बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। धमनी शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है और शिरा अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। अब आपको यहाँ पर अपवाद के रूप में लिख लेना है। अपवाद कैसे लिखोगे? जो फुफ्फुस धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, अशुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। और आपको इसका दूसरा पॉइंट लिखना है, या इसका अपवाद क्या लिख दोगे आप, इसका उल्टा लिख देंगे। यहाँ पर फुफ्फुस धमनी है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रुधिर का, शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है। बोलो याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना है। अब देखो धमनी का जो दूसरा पॉइंट है वो यहाँ लिख रहा हूं। धमनी क्या होती है, देखो ध्यान से देखना, धमनी की दीवार, ध्यान से देखना, बड़े सिंपल सा है। धमनी की दीवार मोटी तथा इसकी गुहा संकरी या पतली होती है, संकरी या पतली होती है, लिख लोगे। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो आपके पास में शिरा है, तो देखो शिरा की जो दीवार होती है, शिरा की दीवार पतली होती है तथा इसकी गुहा चौड़ी होती है। ये इसका दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरे की यदि बात करें तो धमनी में रक्त दाब अधिक होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। यहां लिख रहा हूं रक्त दाब अधिक होता है। और इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी बीपी, शॉर्ट में समझ आना, बी का मतलब ब्लड है, पी का मतलब प्रेशर होता है, यानी इसके अंदर बीपी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये समझ में आया। दूसरी देखो इसके अंतर की बात करें तो चौथा अंतर मैं नीचे लिख देता हूं, किस प्रकार से इसके अंदर होता है। यहाँ पर ये देखो तीसरा है रक्तदाब अधिक होता है। अब चौथे डिफरेंस की यदि बात करें, जो धमनी होती है, धमनी शरीर की गहराई में पाई जाती है, शरीर की गहराई में पाई जाती है। और इसका चौथा हो जाएगा त्वचा के नीचे पाई जाती है। जो आप यहाँ पर जो नीले कलर की देख पा रहे हैं वो सारी की सारी सिराएं होती हैं। स्टूडेंट, सिरा में ही इंजेक्शन लगता है, त्वचा के नीचे पाई जाती है, ध्यान रह जाएगा। चलो 5 नंबर की और बात करते हैं। इस धमनी जो होती है ये चटकीले लाल रंग की होती है, यहाँ लिख रहा हूं चटकीले लाल रंग की होती है। और इसका 5 नंबर लिख रहा हूं मैं, ये बैंगनी या नीले रंग की होती है, याद रह जाएगा। 6 नंबर पॉइंट की यदि मैं बात करूं, 6 नंबर पॉइंट ये होता है कि धमनी में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि सिरा में वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व पाए जाने का कारण ये होता है कि ये वाल्व जो होते हैं रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। अब हम जानते हैं सिरा के अंदर पहले से ही अशुद्ध रुधिर है, यदि वो वापस फ्लो कर जाएगा और कोशिकाओं में पहुंच जाएगा तो किसी न किसी प्रकार का टॉक्सिन बना लेगा या शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगा। तो रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए सिरा के अंदर क्या पाए जाते हैं, जगह जगह गेट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। ये हुआ धमनी और सिरा के बारे में। देखो ये आपके सामने एक धमनी को बनाया मैंने, ये इसकी दीवार है, ये इतनी मोटी इसकी दीवार होती है इस प्रकार से, ठीक है, याद रह जाएगा। और ये इसकी कैविटी है, गुहा होती है जिसमें रक्त चलता है। ये सामने आपको दिख रहा है सिरा, और सिरा की दीवार पतली होती है बस, और इसकी कैविटी क्या होती है, ज्यादा मोटी होती है, चौड़ी होती है। अब इसमें जगह ही कम है तो रक्त दाब का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, और इसमें जगह बहुत ज्यादा है इसलिए रक्त दाब का मान क्या होगा, कम होगा। ये यहाँ तक की कहानी थी। अब तीसरा पॉइंट, रक्त केशिकाएं किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है
इस प्रकार से धमनी होती है। धमनी आगे जाकर के पतली पतली महीन नलिकाओं में बन जाती है और वह नलिकाएं मिलकर के वापिस एक नलिकाकार संरचना को बनाती है। देखो ये धमनी है, ये शिरा है। रक्त केशिका के बारे में आप लिख सकते हो कि धमनी तथा शिरा को जोड़ने वाली नलिकाकार संरचनाएं क्या कहलाती है? रक्त केशिकाएं कहलाती हैं। तो आज की जो ये ऑनलाइन क्लास थी इसमें हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन वास्तव में क्या होता है और मानव में जो सर्कुलेशन है या परिसंचरण जो होता है वो कितने भागों से मिलकर बना होता है? पहला था रक्त परिसंचरण, दूसरा था अपना लसिका। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया। मानव में रक्त परिसंचरण का निर्माण किसके द्वारा हुआ? रक्त के द्वारा, हृदय के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा हुआ। हमने किसको पढ़ा? रक्त क्या होता है उसके बारे में जाना, हृदय की संरचना, हृदय की क्रिया विधि को समझा और रक्त वाहिकाएं, रक्त केशिकाएं या रक्त नलिकाएं क्या होती है? धमनी, शिरा। और किसके बारे में जाना? रक्त केशिका के बारे में जाना। कल की ऑनलाइन क्लास में हम लसिका तंत्र के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। हो सकता है कि मतलब ये आपको लॉन्ग लगे, लेकिन इस प्रकार का यदि आप लिखेंगे तो नंबर कटने की संभावना शून्य बन जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया गया है। मिलते हैं अगली ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।